जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप जाकर के टेलीग्राम पे द लॉजिकल साइंस के रूप में सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कंसेप्ट की। मेरे मित्र, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने किसकी चर्चा करा था? आप सभी कहेंगे गुरुजी पदार्थ की चर्चा कर रहे थे और पदार्थ से संबंधित जो भी बेसिक बातें थी उन सभी को हम लोगों ने समझ लिया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने पदार्थ की अवस्था को भी डिस्कस कर लिया था कि जो हम लोग बात करते हैं सर पदार्थ के मतलब पॉपुलर स्टेट तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। अब मेरे मित्र हम लोग के सामने सवाल क्या था? अब हम लोग के सामने सवाल ये था कि क्या जो पदार्थ है ये अपने अवस्था में परिवर्तन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। मतलब क्या हुआ कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। मेरे मित्र, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, इस चीज को जानने से पहले आप सभी ने पीछे के सेशन में ये डिस्कस करा था कि जो पदार्थ की अवस्था होती है वो टोटल कितनी है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 5 है। कितनी है? 5। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग कभी भी पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर 5, जिसमें से अगर हम बात करें सॉलिड क्या होता है तो आप सभी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। लिक्विड क्या होता है आप सभी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, और गैस क्या होता है आप सभी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। मेरे भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप सभी ने पीछे के सेशन में अच्छे से चर्चा करा है। मैंने आपको फिर क्या बताया था कि अगर हम लोग पदार्थ के चौथे अवस्था की बात करते हैं, तो किसका नाम लेते हैं? सर प्लाज्मा का नाम लेते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग फिफ्थ अवस्था की बात करते हैं तो हम सभी बीईसी का नाम लेते हैं। तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन को देखने से पहले हम सबों को पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है और साथ ही साथ पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, इसके बारे में छोटा सा जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, अगर हम कभी भी पदार्थ के चतुर्थ अवस्था की बात करेंगे, अगर हम कभी भी फोर्थ स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब जैसे ही हम पदार्थ के चतुर्थ अवस्था का नाम लेंगे हम सभी कहेंगे प्लाज्मा। क्या कहिएगा? प्लाज्मा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये प्लाज्मा अवस्था जो है आखिर क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका नॉर्मल प्रेशर होता है, उस नॉर्मल प्रेशर पे आपका कोई भी जो गैस होता है वो विद्युत का क्या होता है? आप कहते हैं सर कुचालक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर को लो करते जाते हैं गैस हमारा क्या हो जाता है? आप सभी कहते हैं सर विद्युत का सुचालक बन जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब कोई गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी कि आयनीकृत हो जाती है, मतलब सिंपल आप ये सोचो कि किसी भी गैस से अगर हम आयन प्रवाह करते हैं तो वो पूरा का पूरा गैस क्या होगा? आयनीकृत हो जाएगा। और मेरे मित्र इसी आयनीकृत गैस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो जैसे ही फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आएगी आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्लाज्मा है, और साथ ही साथ ये एक्चुअल में क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा आयनीकृत गैस है, आयोनाइज्ड गैस है। तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्लाज्मा अवस्था होती है, तो आप सभी कहेंगे आयनीकृत गैस होती है। क्या होती है सर? प्लाज्मा अवस्था जो है वो गैसों का कौन सा टाइप है? तो आप कहेंगे सर जब गैस से आयन प्रवाह किया जाता है तो गैस आयनीकृत हो जाती है, और आयनीकृत गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट्स ऑफ द मैटर कहते हैं। आप सबों को मालूम है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें सर गैस भरे हुए रहते हैं और हीलियम जैसे कुछ गैस भरे हुए रहते हैं। मेरे मित्र जब इस फ्लोरोसेंट ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है तो उस हीलियम गैस से क्या होती है सर? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिस वजह से वो हीलियम आपका आयोनाइज्ड, आयनीकृत हो जाता है और आपको कैसा दिखाई पड़ता है सर? चमकीला दिखाई पड़ता है।
तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है वो एक तो आयनीकृत गैस है और साथ ही साथ सर फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसका उपयोग किया जाता है। कहां पे उपयोग किया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियॉन साइन बल्ब में, फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियॉन साइन बल्ब, याद रखिएगा यहां पे नियॉन साइन बल्ब किसको बोला जा रहा है? तो मेरे मित्र आप सभी के घर में बिजली का बोर्ड लगा होगा और उसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, उसी को सर नियॉन साइन बल्ब बोला जाता है। और जी हाँ, उसमें क्या होते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिस वजह से वो चमकीला दिखाई पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियॉन साइन बल्ब में प्लाज्मा अवस्था का उपयोग किया जाता है, प्लाज्मा अवस्था का उपयोग किया जाता है, तो मेरे मित्र आप सभी से कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि पदार्थ के किस अवस्था के चलते फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब चमकीला दिखाई पड़ता है? आप सभी कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के चलते। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि चूंकि सूरज और जो तारा है इस दोनों की टेम्परेचर क्या है सर? बहुत ज्यादा है। तो सर उच्च तापमान के चलते भी प्लाज्मा अवस्था फॉर्म होती है और सूरज और तारे का चमकीला दिखाई पड़ना किसकी वजह से है सर? प्लाज्मा की वजह से। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि सन एवं स्टार में भी उच्च तापमान के चलते, सन एवं स्टार में भी उच्च तापमान के चलते प्लाज्मा का निर्माण होता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रख लेना। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा एप्लीकेशन है फोर्थ स्टेट्स ऑफ द मैटर का, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो प्लाज्मा अवस्था के कण होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा अवस्था के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं और सबसे ज्यादा क्या होते हैं सर? उत्तेजित भी होते हैं। तो अगर आपसे कभी ये सवाल करा जाए कि निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था के कण बहुत ज्यादा ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं? आप कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के कण। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे कि ये जो आपका पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था है सर, इसके कण अत्यधिक ऊर्जावान, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। इसके कण अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्तेजित अवस्था में होते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्तेजित अवस्था में होते हैं, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। तो कभी भी अगर फोर्थ स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात करी जाएगी तो आपके माइंड में इतना कंसेप्ट जरूर होना चाहिए। अच्छा, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो मेरे मित्र मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी लिख रहा हूं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। अच्छा याद रखिएगा कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जो है इस अवस्था की खोज कब हुई? तो मेरे मित्र पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसकी खोज 1920 में की गई। कब की गई? 1920 में की गई। और आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि इस बॉस आइंस्टीन का खोज करा किसने? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बॉस लिखा हुआ है तो सर ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से जुड़ा हुआ है, और सर ये आइंस्टीन तो आप सभी समझ रहे हैं। यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज 1920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सत्येंद्रनाथ बोस एवं आइंस्टीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सत्येंद्रनाथ बोस एवं आइंस्टीन के द्वारा की गई। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो ठीक है कि बीईसी का फुल फॉर्म बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होगा और इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या?
तो मेरे मित्र जैसे हम लोग सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सर एक और पदार्थ की खोज की जा रही है, या आप कह सकते हो पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की जा रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो जब किसी निम्न घनत्व वाली गैस को, मतलब वैसा गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो, क्या किया जाता है सर, बहुत ही न्यून तापमान पर, अब वो तापमान जो है वो लगभग 2 × 10⁻⁻7 केल्विन के आसपास हो सकती है सर, ठंडा किया जाता है। तो हमें जो अवस्था मिलती है वो क्या होती है सर, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो क्या है या कैसे प्राप्त होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब निम्न घनत्व वाली गैस को, बहुत ही न्यून ताप पर ठंडा किया जाता है, बहुत ही निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण होता है। तो मेरे मित्र आपसे कभी भी पूछा जाए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे जब निम्न घनत्व वाली गैस को बहुत ही न्यून ताप पर ठंडा किया जाता है तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का निर्माण होता है। खोज किसने करा, आप कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने करा। कब करा, 1920 में करा। तो पदार्थ के जो सभी पांचों अवस्था थे वो आपका कंप्लीट हो गया। नाउ द पॉइंट इज दैट सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस तरीके से होता है, क्या यह संभव है कि ठोस द्रव में बदल जाए और द्रव गैस में बदल जाए और गैस प्लाज्मा में बदल जाए? मेरे मित्र बिल्कुल संभव है। और अगर हम आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को संक्षेप में समझाना चाहें, तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जीवन भर के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी का कभी सर रोना ही नहीं पड़ेगा। मेरे मित्र हम यहाँ पे 3 पदार्थ ले रहे हैं। पहला हम ले रहे हैं ठोस, फिर हम ले रहे हैं द्रव, और फिर ले रहे हैं हम गैस, और फिर हम क्या ले रहे हैं, प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि ये आपका थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे चला, तो हमने पहले क्या लिखा सर, ठोस, और फिर हमने लिखा द्रव, और फिर हमने लिखा गैस। ठीक है, और फिर हम यहां पे लिख रहे हैं प्लाज्मा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो चारों प्रकार देख रहे हैं, क्योंकि पांचवी अवस्था जो है पदार्थ की, जो पांचवी अवस्था है उस पे तो अभी रिसर्च ही चल रहा है, और उसके बारे में उतना ही नॉलेज सर प्रत्येक जगह पे अवेलेबल है जितना कि मैंने आपको बताया। तो उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी ना तो किसी बुक में है और ना ही किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आगाह कर रहा है कि पांचवा अवस्था नाम का भी कोई चिड़िया होता है जिसको आपको याद रख लेना है। सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना है। तो सवाल ये है कि सर बाकी के जो 4 अवस्थाएं हैं क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम अवस्था में परिवर्तन समझ रहे हैं तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, हम इस चारों को डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब ठोस को गर्म किया जाता है, जब ठोस को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, यानी कि ठोस को तापमान दिया जाता है, तब वो पिघलकर किस में बदल जाता है सर, द्रव में बदल जाता है। और मेरे मित्र जब द्रव को भी गर्म किया जाता है, यानी कि जब द्रव को उष्मा दी जाती है तो ये किस में बदल जाता है सर, गैस में बदल जाता है। और मेरे मित्र जब गैस को आयनीकृत किया जाता है, जब गैस को क्या किया जाता है, आयनीकृत किया जाता है, तब ये किस में बदल जाता है सर, ये प्लाज्मा में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने देखा है कि आयनीकृत गैस ही क्या है, प्लाज्मा है। और ये एक कॉमन सा अनुभव है। क्या अनुभव है कि सर जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि ठोस हमारा पिघल जाता है। तो मेरे मित्र ठोस जब पिघलेगा तो वो किस में बदल जाता है, आप कहते हैं द्रव में बदल जाता है। और द्रव को और अधिक गर्म करोगे तो सर वाष्प बन जाएगा,
इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे गैस। और मेरे मित्र जब गैस से आप आयन प्रवाहित कर दोगे तो सर उसको आप क्या कहोगे, प्लाज्मा है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग ये जो प्लाज्मा अवस्था है, और क्योंकि ये जो है ये हमारा प्लाज्मा अवस्था जो है ये हमारा आयनीकृत गैस है। क्या है सर, आयनीकृत गैस है। तो अब अगर हम आयन को हटा दे, यानी कि इसको डी आयोनाइज्ड कर दे, मतलब प्लाज्मा अवस्था वाली जो गैस है या प्लाज्मा अवस्था जो है उसको हम डी आयोनाइज्ड कर दें, यानी कि आयनीकरण को हटा दें, आयन को हटा दें, तो हमारा पदार्थ फिर से क्या मिल जाएगा, हमें गैस के रूप में मिल जाएगा। और मेरे मित्र जब गैस को हम क्या करेंगे सर, ठंडा करेंगे, गैस को क्या करेंगे, आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव मिल जाएगा। और द्रव को हम और ज्यादा ठंडा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, ठोस मिल जाएगा। यानी कि कोई भी चीज अगर लिक्विड है तो वो क्या होगा, जम जाएगा। क्या देख रहे हो, आप सभी देख रहे हो कि गुरुजी अगर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहां क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और सर ठंडा कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से पदार्थ की अवस्था में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर परिवर्तन हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन न सिर्फ तापमान से होती है बल्कि सर दबाव बढ़ाने या घटाने से भी होती है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है वो दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है सर, ताप और दाब पर। और सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन करके संभव है, यानी कि पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में लाया जा सकता है। अब मेरे मित्र कुछ अवस्थाएं या कुछ चेंजिंग तो ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप किसी ठोस को गर्म करेंगे, जिसमें आप किसी ठोस को क्या करेंगे चेला जी, आप किसी ठोस को अगर गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे किस में चला जाएगा सर, गैसियस अवस्था में चला जाएगा। और मेरे मित्र जो आपका ठोस गर्म होने के बाद सीधे गैस में बदल जाता है, ध्यान में रखिएगा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। और जब आप गैस को ठंडा करते हो तो इसका उल्टा भी संभव है कि ये बिना द्रव अवस्था में आए कि इसमें बदल जाता है तो सर ठोस में बदल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहते हैं। और मेरे मित्र जब आप गैस को द्रव अवस्था में लाना चाह रहे होते हो ठंडा करने पे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर गैस पे अगर दबाव बढ़ाया जाए तो उसके कण क्या होंगे, आपस में सटते चले जाएंगे। और मेरे मित्र गैस पे अधिक दाब होने से या गैस पे अधिक दाब लगाने से गैस क्या होता है सर, आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो गैस आपका द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा कब, जब दाब क्या हो हमारा सर, अत्यधिक हो यानी कि ज्यादा हो, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो क्या हो सर, लो हो। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ठोस का द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाना पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन सर ताप और दाब में परिवर्तन से क्या है सर, संभव है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे स्पेशल हिंट डाल करके लिख लो, ध्यान दीजिएगा। ऊर्ध्वपातन की चर्चा हम आगे करेंगे, इसीलिए परेशान मत होइएगा। स्पेशल हिंट करके आप सभी लिख लेना, स्पेशल हिंट करके आप सभी लिख लेना कि पदार्थ के अवस्था में पदार्थ के अवस्था पे या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ताप एवं दाब से संभव है। ताप एवं दाब में परिवर्तन से संभव है। ताप एवं दाब में परिवर्तन से क्या है, आप सभी याद रखेंगे, संभव है। अब मेरे मित्र हम लोग किस चीज पे गौर फरमा लेते हैं कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है कि ठोस के जब तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है।
मेरे मित्र सीधे सीधे यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि जो आपने अभी देखा कि अगर हमारा कोई ठोस है, जैसे कि मान लो चला ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब इसका ये कण होगा, बिल्कुल कण होगा। आप सबों को मालूम है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है हमारा, कोई भी जो ठोस पदार्थ है, इसके कणों के बीच में जो अणुओं का आकर्षण बल होता है वो क्या होता है सर, सबसे ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि गुरुजी किसी भी ठोस को गर्म करने पर, किसी भी ठोस को गर्म करने पर ये लिक्विड में कैसे बदल जाता है, यानी कि ये आपका द्रव में कैसे बदल जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, एक्चुअली आप सबों को मालूम है कि ठोस हो या फिर लिक्विड हो या गैस हो, सब क्या है, कण से मिलके बने हुए हैं और इसके कण इसके सतह में लगातार सर गति में रहते हैं। तो मेरे मित्र क्या होता है कि जब हम लोग किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं तो सर इसके कण तो पहले से ही गतिज ऊर्जा में है। ये जो गर्मी या आप कह सकते हो ऊष्मा है, ये क्या करता है तो सर ठोस के कण को और ऊर्जावान बना देता है, जिस वजह से सर इसके कण अपने सतह में ही क्या होते हैं तो सर बहुत ज्यादा कंपन करना शुरू कर देते हैं। और मेरे मित्र एक समय ऐसी आती है कि कणों की गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और वो क्या होता है तो सर जो ठोस का सरफेस है या जो ठोस का आकार है, या आप कह सकते हो कि जो ठोस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, सर गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आकर्षण बल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, यानी कि वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। और जैसे ही आकर्षण बल कमजोर होता है सारे कण क्या होते हैं, आप कहेंगे सर बिखर जाते हैं। दैट मीन्स वो हमें किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, लिक्विड के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यही कह रहा है कि इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, जिस वजह से सर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें वो हमें पिघला हुआ मालूम पड़ता है। तो जब किसी भी ठोस को हम गर्म कर रहे होते हैं तो सीधे सीधे उसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है हम लोग उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और कणों के बीच में जैसे ही अंतराण्विक आकर्षण बल टूटता है, चला वो ठोस किस में बदल जाता है, आप कहेंगे द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना, यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे अगर आप यहां पे गौर फरमाएंगे मेरे मित्र, तो यहां पे बर्फ को किस तरह से पिघलता है इस चीज का व्याख्यान यहां पे कहा जा रहा है। और आपको सीधे सीधे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और वह इसका गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो क्या कहलाता है सर, द्रव का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि सर वह न्यूनतम ताप, क्या कहेंगे, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। गलनांक मेरे मित्र बोले तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो आप सभी इस चीज को कंठाग्र कर लीजिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो आप क्या कहेंगे सर, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है सर, गलनांक कहलाता है। और मेरे मित्र किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और याद रखिएगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है वो कितना है, ध्यान रखिएगा सर 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में कितना है 273.15 केल्विन। अब यहां पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब यहां पे हमने आइस का गलनांक कितना बोला सर, 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम आपको ये कह दें कि चला लोहा यानी कि जो आपका फेरस है वो 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि लोहा जो है वो 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर क्या होता है सर, पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप ये बता दो कि बर्फ के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल और लोहा के कणों में अंतराण्विक आकर्षण बल का वैल्यू क्या होगा, किस में ज्यादा होगा सर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
क्या कहोगे कि गुरुजी क्योंकि आपने बताया कि किसी भी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल का क्या होता है, कहेंगे सर उसकी आकर्षण बल की सामर्थ्य को बताता है। तो बर्फ हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जा रहा है, जबकि लोहा सर 1700 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बर्फ के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल लोहा के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होगा, आप कहेंगे कम होगा, जबकि सर जो लोहा के कण के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो बर्फ से बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या कि सर किसी भी ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उस ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसके कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य को दर्शाता है। मेरे मित्र फिर क्या कहा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखिएगा संगलन कहते हैं। यहां पे मैं इस चीज को लिख ही दूं ताकि आपको रटना ना पड़े। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस का क्या कहा जा रहा है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग संगलन कहते हैं। तो ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन आप सभी याद रखना संगलन कहलाता है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि संगलन या गलन एक ही बात है, मेल्टिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी सर इसी को हम लोग फ्यूजन भी बोल देते हैं। और याद रखेंगे चूंकि ठोस द्रव अवस्था में आ रही है तो इसको हम लोग कभी कभी द्रवण भी बोलते हैं। तो मेरे मित्र वह न्यून ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है आप कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और मेरे मित्र इसी मेल्टिंग पॉइंट को आप द्रवनांक भी बोल सकते हैं। और सर ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन तो सर मेल्टिंग कहलाता है। आप ये भी कह सकते, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं द्रवण कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूजन कहलाता है। तो याद रखिएगा फ्यूजन, मेल्टिंग मतलब द्रवण, संगलन, गलन इन सब का मतलब एक ही है, परेशान नहीं होइएगा। आगे मेरे मित्र क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यहां पे है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन भी कहते हैं। और किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहां जाती है। अब मेरे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल यहाँ पे आप सबों के सामने है और मैंने सुबह में यूथ वाली साइंस बुक से आप सबों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। कई सारे छात्रों ने आंसर भी बताया था, अपना रिजल्ट भी बताया था कि सर 9 नंबर आया, 8 नंबर आया, 5 नंबर आया। वहां पे कुछ सवाल ऐसे थे जो गुप्त उष्मा से पूछे गए थे और या अवस्था परिवर्तन से पूछे गए थे। मेरे मित्र एक चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो पानी है आपका, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा यानी कि बर्फ में बदलेगा। लेकिन मेरे मित्र पानी जो है वो आपका मतलब 0 से लेकर के ऊपर अगर जाए हम, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएंगे तो वो भी क्या होगा सर, पानी की ही अवस्था में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएंगे या 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, पानी हमारा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो सवाल यहां पे ये है कि सर जब हम किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में कह रहे हैं कि तापमान समान रहता है, तो फिर जो उष्मा ऊर्जा लगती है वो कहां चली जाती है। एक्चुअली मेरे मित्र कोई भी ठोस जो आपका गलता है उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि मेरे मित्र अभी आप सभी ने देखा कि लोहा जो है वो 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो मेरे मित्र लोहा तब तक नहीं पिघलेगा जब तक कि टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना पहुंचे। तो सवाल यह है कि सर 1700 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर जाता है वो टेम्परेचर लोहा के तापमान में तो वृद्धि नहीं करता है, वो तो सिर्फ लोहा को पिघलाने के लिए है। तो फिर ये टेम्परेचर जाता कहां है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा कि किसी भी पदार्थ का गलनांक जो है वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कैपेबिलिटी को बताता है। और किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए सर अगर हमको उसको मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर देना है, तो मेरे मित्र मेल्टिंग पॉइंट तक जो टेम्परेचर मिल रहा होता है वो टेम्परेचर उस पदार्थ के कणों के जो आकर्षण बल हैं उसको तोड़ने में लग जाता है। और सर चूंकि ये आपको किसी भी थर्मामीटर के द्वारा शो नहीं किया जाता है,
इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि किसी 1 केजी पदार्थ को सर वायुमंडलीय दाब पर उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है वही क्या कहलाती है सर, गुप्त उष्मा कहलाती है। और मेरे मित्र एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि गलने के प्रयोग के प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस उष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब सीधे सीधे आपको यह समझाया जा रहा है कि जो हमारा निकाय होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें किसी भी सॉलिड के उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आकर के पिघलने तक जो ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा सर उस निकाय के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और ये ऊर्जा उसके कण के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में लग जाता है। क्योंकि इस ऊर्जा को थर्मामीटर के द्वारा नहीं बताया जाता, इसलिए हम लोग इसको गुप्त उष्मा कहते हैं। यह सिंपल मेरे मित्र, आप सभी गुप्त उष्मा के बारे में बस इतना याद रख लेना। जहां पे भी गुप्त उष्मा की चर्चा की जाएगी आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को लेटेंट हीट बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में कि 1 केजी पदार्थ को अवस्था में परिवर्तन हेतु 1 केजी पदार्थ को अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है सर, गुप्त उष्मा कहलाती है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम गुप्त उष्मा की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आप सभी ध्यान में रखेंगे L = Q/m होगा। जहां पे Q क्या है तो सर अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा की मात्रा, मैं यहां पे सीधे उष्मा की मात्रा लिख दे रहा हूं, कौन सा, अवशोषित या उत्सर्जित। और m क्या है हमारा, पदार्थ की द्रव्यमान। क्या है, पदार्थ की द्रव्यमान। याद रखिएगा चला, इसकी यूनिट से संबंधित अभी हाल फिलहाल में लगातार आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो चूंकि लेटेंट हीट = Q/m कह रहे हैं और उष्मा जो है उसको हम लोग सीजीएस यूनिट में कैलोरी के रूप में मापते हैं और एसआई यूनिट में जूल के रूप में, तो मेरे मित्र पदार्थ की द्रव्यमान है तो आप कहिएगा सर ई केजी होगा। अब ई अपना पर डिपेंड कर रहा है कि जूल लेते हैं या कैलोरी लेते हैं, तो यहाँ पे हम केजी या ग्राम भी तो ले सकते हैं, केजी या ग्राम भी तो ले सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लेटेंट हीट के सीजीएस यूनिट की बात करें, लेटेंट हीट के सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो आप सभी कैलोरी पर ग्राम कह देना। और अगर हम लेटेंट हीट के सर एसआई यूनिट की बात करेंगे, लेटेंट हीट के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप सभी जूल पर केजी कह देना, जूल पर केजी कह देना। याद रखिएगा कि बेसिकली आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं गुप्त उष्मा से संबंधित, तो कई बार आपका गुप्त उष्मा का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि ठोस को भी सर गर्म उष्मा देने पर द्रव में बदलना है और द्रव को अगर और उष्मा देंगे तो गैस में बदल जाएगा। तो सर किसी 1 केजी ठोस का वायुमंडलीय दाब पर, किसी 1 केजी ठोस का वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक बिंदु पर उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, द्रवण की गुप्त उष्मा, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और सर किसी 1 केजी द्रव को उसके अवस्था में परिवर्तन यानी कि गैस में बदलने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा अगर आपको कहीं पे भी मिलेगा तो 2 चीजें याद रखिएगा, द्रवण की गुप्त उष्मा, द्रवण की गुप्त उष्मा मतलब सर कोई भी द्रव हमारा, कोई भी ठोस हमारा द्रव में बदलेगा, और दूसरा क्या होगा आप सभी ध्यान में रखेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। और चला याद रखना कि द्रवण की गुप्त उष्मा अगर हम आइस के रिगार्डिंग देख रहे हैं कि बर्फ के द्रवण की गुप्त उष्मा कितनी होगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। और साथ ही साथ अगर हम जूल में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। और अगर वाष्पन की गुप्त उष्मा की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। और अगर हम जूल में बात करेंगे तो सर 22.4
इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, चला इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे देख लीजिएगा क्या कह रहा है। आगे फिर वही कहानी कहा जा रहा है कि अब क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं या सीधे सीधे वाष्पीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की जाएगी। यहाँ पे कहा जाए कि जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को छोड़कर स्वतंत्र हो जाता है और इस तरह से जो हमारा द्रव होता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो मेरे मित्र जब द्रव हमारा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, वेपोराइजेशन या फिर हम लोग क्या कहेंगे सर वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वाष्पन कहते हैं। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जो है वो किस में बदल जाता है सर, भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। और चूंकि जो आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है सर वो द्रवण की गुप्त ऊष्मा से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए भाप जो है सर वो बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है, जलन होता है। जैसे आप लोग बैचलर लाइफ में कभी रोटी वोटी बनाए होंगे तो मेरे मित्र अगर कोई रोटी आपका गलती से फूट जाता है फूलने वक्त तो वो अंगूठा को पूरा एकदम क्या होता है सर, मतलब कह सकते हो कि जितना दूर पकता है वो पूरा मांस एकदम सीझ जाता है। क्यों सर, क्योंकि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है। तो मेरे मित्र आगे इसमें कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा आपका मतलब अवशोषित कर लिया है। तो सिंपल याद रखिएगा, द्रवण का मतलब हुआ ठोस से द्रव में बदलना और वाष्पन का मतलब हुआ द्रव का सर किस में बदल जाना, भाप में बदल जाना। और याद रखेंगे कि ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जहां पे भी होगी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना बहुत ही जरूरी होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना बहुत ही जरूरी होगा। अब मेरे मित्र आगे कहा जा रहा है कि अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। और हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सर ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो मेरे मित्र यहीं पे आपको क्या समझना होगा, ध्यान में रखिएगा, यहीं पे आपको ऊर्ध्वपातन समझना होगा, ऊर्ध्वपातन समझना होगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं चला, इसी को हम लोग इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सर ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए, ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठोस का सीधे गैस में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। जैसे मेरे मित्र आप सभी ने पूजा का आरती होते हुए जरूर देखा होगा। क्या देखते हो कि गुरुजी जो कपूर होती है उस पर जैसे ही आग लगाया जाता है तो वो पिघलता नहीं है, वो सीधे गैस बनते चला जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाए, जब किसी ठोस को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो सर बिना द्रव अवस्था में आए वो किस में बदल जाए सर, गैस में बदल जाए। ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और मेरे मित्र गैस को अगर ठंडा किया जाए और गैस सीधे आपका ठोस में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी हैं, कुछ क्या हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी हैं जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को शो करते हैं। जैसे कि आपका कपूर हो गया, फिर आपका शुष्क बर्फ जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, आयोडीन है, ठीक है, और कौन है सर, नौसादर है। ये सब के सब क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करते हैं। क्या करते चला, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है
कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब साथ ही मेरे मित्र एक और चीज यहां पे आप सभी लिख लेना, एक और चीज यहां पे आप सभी लिख लेना, ठीक है। अगर हम कभी भी किसकी बात करेंगे सर, जैसे हमने द्रवन की बात करा, किसकी बात करा, द्रवन की, और अगर हम कभी बॉइलिंग की बात कर लेंगे, बॉइलिंग की यानी कि क्वथन की, तो आप सभी याद रखेंगे कि द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है सर, बॉइलिंग कहलाता है। और अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करेंगे सर, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो सर द्रव जिस तापमान पर, द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ करता है, द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ करता है, वह ताप बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है चला, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोई भी द्रव आपका उबलना क्यों प्रारंभ करता है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जब द्रव का वाष्प दाब, जिस तापमान पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है सर, वही तापमान उस द्रव के लिए क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को भी कि सर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्वथनांक यानी कि क्वथनांक बिंदु कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने आपको सरल भाषा में समझाया है कि द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आप सिंपल याद रख सकते हैं इसको कि बॉइलिंग की प्रक्रिया में क्या होती है कि वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाती है। अगर कभी सवाल ये पूछ लिया जाए कि किस प्रक्रिया में वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर होती है, आप कहेंगे बॉइलिंग की प्रक्रिया में। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ताप परिवर्तन तो हमने देख लिया, अब ये दाब परिवर्तन का क्या लोचा है। तो मेरे मित्र दाब में परिवर्तन करके भी हम लोग सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, और जितने भी आप एलपीजी सीएनजी गैसेस देखते हैं, सिलेंडर जो इसमें गैस भरा हुआ रहता है सर, वो दाब परिवर्तन से ही संभव हो पाता है। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा मेरे मित्र। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब सर गैस के कणों पर अत्यधिक दाब डाला जाता है तो गैस के कण क्या होते हैं, आप सभी याद रखेंगे, गैस के कण जो हैं वो आपका आपस में सिकुड़ जाते हैं और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। आप सभी यहां पे लिख लो, आप सभी यहां पे लिख लो कि गैस पे दाब बढ़ने, गैस पे दाब बढ़ने एवं, या ऐसे लिखो चला कि गैस को ताप घटाकर, गैस को ताप घटाकर तथा दाब बढ़ाकर, गैस को ताप घटाकर तथा दाब बढ़ाकर द्रव में बदला जा सकता है, द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है। अब मेरे मित्र कह रहा है कि क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जो हम लोग का ठोस CO2 है चिला, जिसको हम लोग ड्राई आइस के रूप में भी देखते हैं, तो सर इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 सर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे सर इसको हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ के रूप में भी आप अभी जस्ट देखें। क्यों? क्योंकि ठोस सीधे सर हमारा गैस में आ जाएगा। तो मेरे मित्र यहां पे क्या हो रहा है, तो सर दाब में परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आपका ठोस CO2 है, जो ठोस CO2 है, इसको उच्च दाब पर क्या किया जाता है सर, संग्रहित किया जाता है। तो मेरे मित्र
जब दाब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है सर, ठोस के रूप में हो जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है तब ये सर ठोस CO2 जो है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में हो जाता है, परिवर्तित गैस में। और यही कारण है कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। जब भी चिला बात किसकी की जाएगी, ड्राई आइस की जाएगी यानी कि शुष्क बर्फ की जाएगी। आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, ठोस CO2 ही हमारा क्या है, शुष्क बर्फ है। कह रहा है कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है, बिल्कुल होती है। अब मेरे मित्र आपका जो अगला है वो क्या है, वाष्पीकरण, जिसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। मेरे मित्र वाष्पीकरण क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यह एक सतह से होने वाली घटना है जो रूम टेम्परेचर के नीचे के ताप पर भी हो सकती है, या फिर आप कह लो कि सर किसी भी तापमान पर हो सकती है। और वाष्पीकरण की घटना में क्या होता है, तो सर द्रव जो है वो धीरे धीरे वाष्पित होकर के क्या होता है सर, वायुमंडल में वाष्प के रूप में चला जाता है। एनसीईआरटी क्या कहता है कि पदार्थ की अवस्था में बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को जब खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि आप इसी तरीके से गीले कपड़े की बात करते हो तो वो सूख जाता है। और आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी बात करी जाएगी, किसकी बात करी जाएगी, वाष्पीकरण की, किसकी बात करी जाएगी, वाष्पीकरण की, तो ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। और हम यहां पे सिंपल कह देते हैं कि द्रव का किसी भी तापमान पर, द्रव का किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन, द्रव का किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकरण के वजह से ही सर हम लोग पसीना से तरबतर रहते हैं, लेकिन पंखा के नीचे बैठते हैं तो ठंडक महसूस होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण के चलते ही गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी हमें बहुत लंबे समय तक ठंडा मालूम चलता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो वाष्पीकरण है, इवोपरेशन है, ये किसका कारण बनती है, शीतलता का कारण बनती है, शीतलता का कारण बनती है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि सभी तापमान पर हो सकती है, सभी तापमान पर, सभी तापमान पर होने वाली, सभी तापमान पर होने वाली धीमी प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, सभी तापमान पर होने वाली धीमी प्रक्रिया है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यह एक सतही घटना है। क्या है, एक सतही घटना है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सतही घटना है, आप कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण संभव है, ध्यान में रखिएगा, सभी तापमान पर। साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी ध्यान में यह भी रखेंगे कि वाष्पीकरण को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं। और वो फैक्टर प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि सर जो आपका तापमान होता है वो भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ जो द्रव की सतह होती है उस पर भी प्रभाव होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, हवा का वेग का प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे एक लाइन लिख लेना। ऐसे तो ये आपका मतलब चैप्टर खत्म ही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे बस एक चीज लिख लेना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ध्यान देंगे कि वाष्पीकरण को अगर हम प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे तो सर वाष्पीकरण किस पे डिपेंड करेगा, पहला डिपेंड करेगा द्रव के प्रकृति पर। मतलब द्रव हमारा कैसा है, कोई द्रव ऐसा हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो सर उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी, ज्यादा है तो धीरे धीरे होगी। अब साथ ही ध्यान में रखेंगे सतही क्षेत्रफल पर,
सतही क्षेत्रफल पर यानी कि सरफेस एरिया पर। मेरे मित्र ये एक सिंपल फिनोमिना है। आप बाथरूम में किसी भी कपड़ा को धोते हो और उसको ऐसे ही मोड़ सोड़ करके रख दो, तो पूरे दिन भी आप रख दोगे तो वो कपड़ा नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो द्रव के कण थे वो आपस में संग्रहित थे। लेकिन जैसे ही आप उसको फैला देते हो, आधा से 1 घंटा के अंदर वो सूख जाता है। रीजन क्या है कि जो द्रव के कण थे वो सतह में फैल गए, जिस वजह से जैसे ही उस पर सर टेम्परेचर पड़ा तो जो कण थे उसको अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिली और जिस वजह से वो उस सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल गया। तो मेरे मित्र अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण की घटना क्या होगी? सर वाष्पीकरण की जो दर होगी वो बढ़ेगी। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि तापमान पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की घटना ज्यादा, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, कम होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। और साथ ही साथ मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे आर्द्रता पे भी डिपेंड करती है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आर्द्र वायु में वाष्पीकरण कम होती है। आर्द्र वायु में वाष्पीकरण क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, कम होती है। जबकि आप सभी ध्यान में रखना कि शुष्क वायु में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। शुष्क वायु में वाष्पीकरण क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखना चला, ज्यादा होता है। तो वाष्पीकरण किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? द्रव के प्रकृति पर, सतही क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और साथ ही साथ वायु के वेग पर। यानी कि अगर हवा का वेग ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की घटना तेजी से देखने को मिलेगी, हवा का वेग कम होगा तो वाष्पीकरण की घटना क्या होगी? सर हमें स्लो देखने को मिलेगी। आगे कह रहा है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वही बात है मेरे मित्र सिंपली कि जब पसीना चल रहा होता है तो जो पसीना है वो क्या है? सर द्रव है। अब जैसे ही सर उस द्रव को हम वैसे माहौल में ले जाते हैं जो पंखा के नीचे वाला माहौल है, तो वहां पे हवा का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है। अब हवा का वेग जो द्रव की बूंद पसीना के रूप में हमारे बॉडी के ऊपर है, सर उसके कणों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा डाल देता है, जिस वजह से उसके कण उसके सतह को छोड़ करके क्या होता है? सर चला जाता है, जिस वजह से तापांतर होता है और हमें क्या होती है? ठंडक फील होती है। सेम इसी तरीके से सर मिट्टी के बर्तन में जो सर सतह में छिद्र होते हैं उससे वाष्पन की घटना होती है और आपको जो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल है वो कैसा मालूम पड़ता है? सर ठंडा मालूम पड़ता है। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के आपका ये मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने तीनों ही क्लासेज को अच्छे से देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आपको उसमें कोई दिक्कत होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।